आपको बताना चाह रही थी। और मैं वैसे आपको पता नहीं पता है या नहीं, पर मैं 2013 का जो एग्जाम था जिसका फाइनली 16 में रिजल्ट आया था, 17 बैच कहलाता है हमारा। जिस जिस साल से आपकी ज्वाइनिंग होती है वो आपका बैच कहलाता है। तो 2017 बैच से मैं आरएएस हूँ और मेरी थर्ड रैंक थी। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मेरी थर्ड रैंक आई है उसका पूरा पूरा क्रेडिट स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी को है। ठीक है, सब चीजें हैं। अब जो है, जो एंटर हो गया है आप इस प्रोसेस में, उसके बाद में जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये होती है कि आपको सिलेबस पता है या नहीं। दूसरी चीज, आपको एग्जाम की स्कीम पता है या नहीं। तो सिलेबस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस पूरी प्रोसेस में कि मैं आपको एडवाइस करूंगी कि जिस दिन से आप तैयारी करना शुरू करेंगे उस दिन से आप रोज सिलेबस पढ़िए। आप जितना आप सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं उतना ही आप डेली आप सिलेबस को पढ़िए। आप उसको अपने रूम में लगा लीजिए। उसमें जो जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो वर्ड्स दिए हुए हैं, वो आप हमेशा डेली देखें। उससे दो तीन फायदे होते हैं। एक तो आप जैसे जैसे आप आपका जो सिलेबस कवर होता जाता है, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये टॉपिक मेरा हो गया है या इतना हो गया है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होती है कि आज आज हम हमारा जो सिनेरियो है, हमारे पास सोशल मीडिया पे भी बहुत सारा कंटेंट है। हमारे पास में मार्केट में भी बहुत सारी बुक्स, मतलब प्रिंट वाला कंटेंट भी हमारे पास में बहुत सारा है। तो हमेशा हमको तैयारी करते वक्त ये ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है। सिलेबस में बिल्कुल क्लियरली एग्जाम्स के डिवीजन, सॉरी मार्क्स के डिवीजन के साथ में टॉपिक्स दिए हुए हैं। कई बार क्या होता है कि कोई कोई सब्जेक्ट पढ़ते हुए, मतलब हमें खुद को बहुत इंटरेस्ट आता है उसमें, हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम एक सब्जेक्ट को बहुत बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। उस चक्कर में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लिमिट टाइम की उतनी ही होती है, कई दूसरी चीजें हो सकता है आपकी छूट जाएं। तो आपको पढ़ना क्या है उतना ही इंपॉर्टेंट ये जानना होता है कि आपको नहीं क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो अननेसेसरी किसी भी टॉपिक के ज्यादा डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है। हमेशा आप ये ध्यान में रखें कि आपका उद्देश्य एग्जाम पास करना है। हम यहाँ पे रिसर्च नहीं करेंगे किसी भी टॉपिक की। हम बहुत ज्यादा उसके पीछे इतनी हद तक नहीं जाएंगे जितनी हमें एग्जाम में रिक्वायर्ड ही नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना, किसी टॉपिक के बारे में जानना, लेकिन अगर वो आपके टारगेट को कहीं हार्म कर रही है तो फिर वो नहीं जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि आपको कितना और क्या पढ़ना है, किस चीज को, किस सब्जेक्ट को, किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो सिलेबस आप पहले दिन से आप पढ़िए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आई होप सबने सिलेबस देख लिया है। देखा है सबने सिलेबस? हाथ खड़ा करके बताइए किस किसने देखा है सिलेबस। वेरी गुड। लगभग 80% ने देख रखा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अपना सिलेबस हमेशा अपने सामने रखिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम की स्कीम पे हम लोग आते हैं। आपको सबको पता है कि प्री होता है, एक मेंस होता है, एक इंटरव्यू होता है। ठीक है, 3 स्टेप होते हैं इस एग्जाम में। इंटरव्यू के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे अभी, इंटरव्यू बाद की बात है। और जब वो आएगा तब आप महसूस करेंगे कि आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं होता जिसके लिए आपको कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत होती है। जब जो भी व्यक्ति मेंस का एग्जाम क्लियर करता है वो सभी लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। तो इंटरव्यू का आप जो है एक बार अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए। अभी जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, दो ही चीजें आपके सामने हैं, एक है प्रीलिम्स एग्जाम, एक है मेंस एग्जाम। ठीक है, प्री के बारे में हमेशा ये चीज ध्यान में रखिए कि प्री सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आप उसमें 80% भी स्कोर करेंगे तो भी आप प्री क्वालिफाइड ही कहलाओगे। आप उसमें 40% भी स्कोर करोगे तो भी आप प्री क्वालिफाइड ही कहलाओगे। वो कहीं कहीं आपके रिजल्ट को प्रभावित नहीं करेगा। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और वो ये बोलते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट नहीं आता, स्पेशली जैसे मैथ्स या इसके लिए बोलते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट मान सकते हैं हम, कि हमें ये वाला सब्जेक्ट नहीं आता, हम कैसे करेंगे। तो मेंस जब तक होता है तब तक तो हम लार्जली हम प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, हमें अंदाजा भी हो जाता है। प्री में आपको ये सब चीजें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने देखा है, 40% अगर आपके नंबर प्री में आते हैं, एवरेज जो हम देखते हैं पिछले एग्जाम्स के बारे में, 40% में आप प्री क्वालिफाई कर जाते हो। तो उससे ज्यादा प्री का लोड लेने की जरूरत नहीं होती है।
ठीक है, तो अगर आप कुल मिला के अगर आपके 4-5 सब्जेक्ट भी ऐसे हैं जिन पे आपको कमांड है, उसके साथ में आपको जब यहाँ पे करवाएंगे तो इकोनॉमिक सर्वे और करंट वगैरह की क्लासेस लगेगी, तो उतने भर में आपका प्री क्लियर हो जाएगा। जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं उन सब का प्री क्लियर हो जाता है। ठीक है, अगर आपने एक चीज जरूरी है, हाँ इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि आपको पेपर की प्रैक्टिस करना जरूरी होती है प्री की। देखिए, पढ़ना एक अलग चीज होती है और एग्जाम अटेम्प्ट करना एक दूसरी चीज होती है। एग्जाम अटेम्प्ट करना एक आर्ट ज्यादा होती है। ठीक है, और ये कोई यूनिवर्सल आर्ट नहीं है कि कोई एक व्यक्ति आपको बता देगा कि आप ये वाला पैटर्न रखना एग्जाम में तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको खुद को अपना एक जो है स्ट्रेटेजी प्लान करनी होगी कि आपको किस तरह से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप किस तरह से अटेम्प्ट करोगे। माइनस मार्किंग भी होती है, वो वाला फैक्टर भी आपको ध्यान में रखना है। आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से जो चीजें हैं प्लस माइनस अपने और एग्जाम के और टाइम लिमिट, इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको खुद को अपनी एक पेपर अटेम्प्ट करने की आर्ट डेवलप करना बहुत बहुत जरूरी है, जो प्री के लिए भी मैं कहूंगी और जो मैं मेंस के डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए भी मैं कहूंगी। जिस व्यक्ति को ये आर्ट आती है वो कम से कम 5 नंबर एक्स्ट्रा ले जाता है, कम से कम कह रही हूं मैं। ठीक है, हर एक पेपर में, मेंस का मैं कह रही हूँ। ठीक है, और प्री में भी वो व्यक्ति लेके जाएगा ज्यादा नंबर, जो आपके नॉलेज पे बेस नहीं होगा, जो सिर्फ और सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करने की आपकी आर्ट पे बेस्ड होगा। तो इसके लिए जो चीज जरूरी है वो ये है कि आप हर एक टेस्ट पेपर यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो जितने भी टेस्ट पेपर होंगे यहाँ पे प्री के लिए, मेंस के लिए, वो आप सारे दें, क्योंकि ये जो पेपर अटेम्प्ट करना है ये अगर आप सीख जाते हो तो आप थोड़ा एज ले लेते हो दूसरे स्टूडेंट्स पे। एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस देखने की जितनी ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखें, आईएएस के देखें, आरएएस के भी देखें। उससे क्या होगा कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो आपने मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन में भी पढ़े होंगे। आपने अगर सिलेबस देखा है तो क्या सिलेबस में ऐसी चीजें हैं क्या जो आपने, अगर मान लो ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट था उससे कुछ अलग चीजें तो नहीं है ना? वही चीजें हैं। अगर मान लो आपने आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है ग्रेजुएशन में, तो अगर आप टॉपिक्स देखेंगे तो टॉपिक तो वही है, कुछ अलग नहीं है। इवन आप पेपर देखेंगे तो पेपर भी वैसा ही होता है। पेपर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिर्फ और सिर्फ आपके आंसर्स होते हैं, हो सकते हैं, सबके नहीं होते हैं, हो सकते हैं, और वो जो आपके आंसर्स होते हैं वही आपको मार्क्स दिलाते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ध्यान में रखोगे, कोई भी टॉपिक जब आपको पढ़ाया जा रहा है या जब आप पढ़ रहे हो, अगर आपको पता है कि इस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है, और वो टॉपिक पढ़ते हुए आपको ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होती है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। उसको कोई बीट नहीं कर सकता। राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, क्योंकि फिर से मैं यही कहूंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आप देखोगे बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ऐसा तो कोई अलग क्वेश्चन नहीं आता ना। 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं, 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को भी नहीं आते। यही होता है, रियलिटी यही है एग्जाम की। ठीक है, 60% पेपर सबको आएगा, 40% पेपर किसी को नहीं आएगा। एग्जाम से बाहर आके आप किसी से भी पूछेंगे, सब कहेंगे हाँ मैंने ये क्वेश्चन कर दिए हैं, मेरा पेपर ये बहुत अच्छा हुआ है। और जो लोग सब ठीक ठाक है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे उनकी नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन यही रियलिटी होती है कि 60% क्वेश्चन सबको आते होते हैं। तो फिर अंतर कैसे आ जाता है इतना? सिर्फ और सिर्फ आपकी आंसर राइटिंग से आता है अंतर। ठीक है, अब वो आंसर राइटिंग आपकी कैसे डेवलप होगी? आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तब डेवलप होगी। कैसे आपका आंसर है वो इंफॉर्मेटिव भी होना चाहिए, और उसमें कुछ एक एक्स फैक्टर भी होना चाहिए जो अपील करे एग्जामिनर को। आपको पता है एग्जामिनर कोई भी आंसर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, वो कोई भी आंसर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस होते हैं कि कॉपी चेक करते वक्त अगर किसी आंसर में कुछ पढ़ने लायक नहीं है, वो उनको देखते ही पता चल जाता है। तो आपको अपना आंसर ऐसा बनाना है कि एग्जामिनर उसको पढ़े। अगर आपने ऐसा आंसर लिख लिया है
तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, वरना एवरेज एवरेज मार्क्स वो बिना पढ़े जो देते हैं वही सबको मिलेंगे, उसमें आपका कोई भला नहीं होने वाला है। क्योंकि ये हमारा कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है जहाँ पे हमको फर्स्ट डिवीजन लानी है या हमें सर्टेन परसेंटेज स्कोर करने हैं। हमें ऐसे आंसर लिखने हैं जो सबसे हटके हो, जो सबसे ज्यादा आपको मार्क्स दिलाते हों। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए। शुरू से आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए। और जब मैं कहती हूँ कि आप सिलेबस पढ़िए, आप पुराने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पढ़िए और आप आंसर राइटिंग शुरू करिए। उसके लिए आप ये वेट नहीं करें कि आपको ये टॉपिक अभी अच्छे से नहीं आता है तब आप पढ़ोगे तब आप करोगे। आप किसी भी दिन डेली आपको तो आंसर लिखने हैं। ठीक है, आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ा दिया है, आपने पढ़ लिया है, तो आप उसमें से करो। नहीं किया है तो आप कोई भी पेपर उठा करके उसको करो। भले ही आप उसके लिए मटेरियल क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप सर्च कर लो, आप बुक में से पढ़ लो या कुछ भी कर लो, पढ़ने के बाद भी आप लिखो। मतलब ऐसा नहीं है आप भले ही ओपन बुक रख के लिख लो। ऐसा मैं किस लिए कह रही हूँ, जैसा मैंने बताया पहले कि क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं और आपको देख के लगेगा कि मैं इसका आंसर लिख दूंगी। ठीक है, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमें कुछ भी ध्यान नहीं आता, हमारे सेंटेंस ही नहीं फ्रेम होते हैं। और वहां पे क्या होता है, आपके पास में पेज की भी लिमिट होती है, आपके पास में वर्ड की भी लिमिट होती है, और आपके पास टाइम की भी लिमिट होती है। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपका कोई भी क्वालिटी आंसर नहीं होगा वहां पे। आपको अगर अच्छा पेपर करना है तो उसके लिए आप इसी से पता कर सकते हो कि उस दौरान पेपर में आपको सोचने की, याद करने की फुर्सत नहीं होती है। उस वक्त अगर आपको आता है, आपने पहले से आंसर राइटिंग कर रखी है, तो आप लगातार 3 घंटे वहां पे लिखते हो, लगातार 3 घंटे बिना पेन को रोके हुए, बिना सोचे हुए। तो वो आप कब लिख पाओगे, अगर आपने यहाँ पे बहुत बहुत प्रैक्टिस की है, तब आप लिख पाओगे। और वो आपका आंसर ऐसा नहीं है कि वो पहले दिन आपका आंसर बेस्ट आंसर हो जाएगा। आप लिखना शुरू करोगे, 2 महीने बाद आपको पहले वाले आंसर पढ़ के अपने और खुद पे हंसी आएगी कि देखो मैं कैसे आंसर लिखता था पहले। ठीक है, 6 महीने बाद में आप खुद इंप्रूवमेंट फील करोगे कि हाँ पहले वाले से अब और ज्यादा इंप्रूव हो गया है। तो वो टाइम आएगा जब आपको अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं जो लिख रहा हूँ वो बेस्ट लिख रहा हूँ। तो वो वाली सिचुएशन आनी चाहिए। और जिसकी वो वाली सिचुएशन आ गई है कि एग्जाम देते वक्त उसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, जो आंसर मैं लिख रहा हूँ वो बेस्ट आंसर है, इससे अच्छा आंसर किसी ने नहीं लिखा है, और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं वो किसी को भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो वो वाली स्थिति आपको अचीव करनी है। अगले 1-2 साल में जो भी आप तैयारी का पीरियड रखोगे, टारगेट आपका ये होना चाहिए। ठीक है, फिर रिवीजन, रिवीजन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, ड्यूरेशन भी बहुत लंबा है, टॉपिक्स तो अनगिनत हैं, और 3 घंटे हैं आपके पास में फाइनली एग्जाम के वक्त, और एक दिन में 2-2 पेपर हो रहे हैं ना आपके। तो रिवीजन वाला एस्पेक्ट आपको शुरू से प्लान करते हुए चलना है। जिस दिन से आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, शुरू में आपके जैसे एक टॉपिक होगा, एक सब्जेक्ट होगा, तो हम सबको पता होता है कि हमारी कितनी मेमोरी होती है। इस चीज में ये बिल्कुल भी आपको सोचने की जरूरत नहीं कि मैं जल्दी भूल जाता हूँ या मेरे को देर से याद होता है। इस चीज का कहीं कोई महत्व नहीं है कि किस व्यक्ति को वो जल्दी याद होता है या देर से होता है, या कोई व्यक्ति जल्दी भूल जाता है या किसी को देर तक रिटेन रहता है। इन बातों का कोई महत्व नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि मैं 15 दिन में एक चीज को भूल जाती हूँ, तो आपको 15 दिन बाद में उसका रिवीजन करना है, इतना आपको पता होना चाहिए। इस चीज से आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है कि मैं तो जल्दी भूल जाती हूँ या मुझे चीजें याद नहीं होती है। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी करिए, अपनी स्ट्रेटेजी खुद प्लान करिए। वो दूसरों से अलग है, कोई बात नहीं। आपको ज्यादा टाइम लग रहा है किसी चीज को करने में, कोई बात नहीं, टाइम बहुत है हमारे पास में। टाइम बहुत देती है आरपीएससी, इतना ज्यादा देती है कि आप खुद परेशान हो जाते हो उस टाइम से। ठीक है, तो टाइम का कोई कोई शॉर्टेज नहीं है पढ़ाई करने के लिए, अगर आपने उस टाइम को सही यूटिलाइज किया है तो। जैसे वो कहते हैं ना कि मतलब अगर कोई व्यक्ति कंसिस्टेंट है और मेहनती है तो वो उससे ज्यादा अचीव कर लेगा, अगर वो कम इंटेलिजेंट भी है तो। जो कि दूसरा व्यक्ति अगर इंटेलिजेंट भी है लेकिन अगर वो मेहनत कम कर रहा है। और यहाँ पे सबसे प्लस फैक्टर यही है, अब इसको आप माइनस भी मान सकते हो कि आरपीएससी में एग्जाम टाइम से नहीं होते और बहुत लंबा टाइम मिलता है,
लेकिन आप इसको अपने पॉजिटिव फैक्टर में बदल सकते हो अगर आप उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो चीजें सारी वही होती है, नजरिया आपको अपना बदलना पड़ता है उन चीजों के प्रति। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो इस एग्जाम के लिए होती है कंसिस्टेंसी। आज आप जिस जोश के साथ में, जितने दृढ़ निश्चय के साथ में आप यहाँ पे बैठे हैं, वो ही आपको अगले 2 साल तक, 3 साल तक बनाए रखना है। तो जो व्यक्ति 3 साल तक इसी माइंडसेट के साथ चल सके वो इस प्रोसेस को स्टार्ट करे। ठीक है। अगर आप 6 महीने में, साल भर में आप अगर हो जाते हो डावाडोल, तो आप अभी से सोचिए दोबारा, क्योंकि कंसिस्टेंसी तो पहली चीज है जो इसके लिए चाहिए। मेहनत चाहिए आपको, कंसिस्टेंसी चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी चाहिए। फिर भले ही अगर आपका आज तक का एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं अच्छा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके सब्जेक्ट्स क्या रहे हैं आज तक, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मीडियम क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी नहीं फर्क पड़ता इन चीजों से। आज तक आपने कोई अच्छा, मतलब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में नहीं अच्छा किया है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि अभी तक आप जैसे आंसर लिख रहे थे अपने कॉलेज में वो यहाँ चलते ही नहीं है। यहाँ पे तो आपको जो यहाँ चलेंगे उस तरह के आंसर लिखने पड़ेंगे। तो जो पहले का बैगेज है ना उसको हटा दो। कोई बहुत ज्यादा अच्छा स्कोरर है तो वो ये दिमाग से निकाल दे कि मैं तो टॉपर था अपने कॉलेज में और मैं यहाँ आसानी से कर लूंगा, वो भी आप दिमाग से हटा दीजिए। किसी का नहीं अगर एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा था, वो भी, उसको भी कोई डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेहनत आपको वो काम आएगी जो आप आज के बाद करोगे। अभी तक आप जो पढ़ाई कर रहे थे वो बिल्कुल अलग थी, आज आप जो पढ़ाई करोगे वो बिल्कुल अलग होगी। इस चेंज को जो समझ जाएगा वो आरएएस बन जाएगा। अभी तक जिस पैटर्न पे हम पढ़ाई कर रहे थे उससे बिल्कुल अलग हमें पढ़ाई करनी है यहाँ पे, जिसमें हमारे पास में प्रिपरेशन के लिए तो बहुत टाइम है, लेकिन फाइनल जो एग्जाम है उसमें सबके पास 3 घंटे हैं। उसमें कोई भी व्यक्ति जाके एग्जामिनर के पास में ये नहीं बताएगा कि मेरे को क्या क्या आता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके आंसर्स होंगे जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे एग्जामिनर के सामने। तो वो आंसर्स आपको लिखने हैं। वो आंसर्स आप कितने अच्छे से लिख पाते हो, कितने अच्छे क्वालिटी आंसर आप बता पाते हो, इस पे सारी चीजें डिपेंड करती है। तो ये एक आइडियल प्रोसेस है जिसमें आपको पूरी मेहनत, लगन, कंसिस्टेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ में आपको अगले 2 साल के लिए कम से कम मेहनत करनी होगी, जिसमें आपको आपके सिलेबस का भी पूरा पता होना चाहिए, जिसमें आपको एग्जाम की स्कीम का भी पता होना चाहिए, आप आगे के टेस्ट पेपर भी आप साथ साथ करोगे। ये सारी चीजें अगर आप लगातार करोगे, पूरी ईमानदारी के साथ करोगे, तो आपको आरएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब अब आप अगर ये जानना चाहें कि क्या मैंने भी ऐसे ही तैयारी की थी, तो मैं ये कहूंगी कि हाँ, मैंने 60% इसी तरह से तैयारी की थी, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये आइडियल प्रोसेस है। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, मैं भी उनमें से हूं, जो इसको 100% नहीं फॉलो कर पाते। लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि मतलब मैंने कोई मेहनत में कमी रखी थी या मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। सबकी अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। ठीक है। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि मैंने तैयारी शुरू की थी यहाँ पे आने के बाद में, स्प्रिंग बोर्ड में आने के बाद में, और मैंने स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन किया था प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद में। ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अ, जिन लोगों को ये लगता है कि वो किसी वजह से दूसरों से थोड़े से पीछे रह गए हैं, उन लोगों को ये बात जाननी चाहिए कि मैंने जब एग्जाम देने के बारे में सोचा था, तब मेरा मतलब काफी गैप था। जब मैंने पढ़ाई एमएससी जब की थी, उसके बाद में जब मैंने एमएससी 2007 में की थी और मैंने एग्जाम का फॉर्म भरा था 2013 में। ठीक है। इस बीच में मैंने पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई किताब भी नहीं उठा के देखी, मैंने कुछ भी नहीं लिखा इस दौरान में, जो भी किया, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं की इस दौरान। ठीक है। तो जब 13 वाली वैकेंसी जब आई, मैं इवन राजस्थान में ही नहीं रहती थी उस दौरान, तो मुझे नहीं पता था यहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर है, इस एग्जाम का क्या पैटर्न है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। मैं सिर्फ, मेरा सिर्फ उस वक्त इतना था कि हाँ, मेरे को कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। और मैं लकीली जून जुलाई में इस एग्जाम की वैकेंसी आई थी, मैं लकीली उस वक्त यहाँ थी। अदरवाइज जून जुलाई में मैं रूटीनली मैं यहाँ नहीं होती थी। तो इसकी वैकेंसी आई तो मैंने फॉर्म भर दिया। ठीक है। और फॉर्म मैंने किस लिए भरा कि किसी ने कहा कि आरएएस के एग्जाम की वैकेंसी आई हुई है,
तो मुझे लगा कि हाँ आरएएस की आई हुई है, लेकिन मैं क्या करूँ, आरएएस की आई हुई है तो किसी ने कहा कि हाँ इस बार एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, पहले इसमें, पहले का भी मुझे कोई खास नहीं पता था, पर जिसने बताया उन्होंने कहा कि पहले जो है इसमें जीएस और ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, अब जो है 4 सब्जेक्ट सबके लिए जीएस के होंगे, और उसमें से 2 सब्जेक्ट उन्होंने बताया कि एक होगा कि साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और टेक्नोलॉजी का, एक होगा लैंग्वेजेस का, और 2 पेपर होंगे जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है, मेरा साइंस बैकग्राउंड है, लैंग्वेजेस भी सबने पढ़ी होती है, हमने सबने पढ़ी होती है ना लैंग्वेजेस, तो मुझे लगा ठीक है 50% मेरे को आता है, तो बाकी का देखेंगे। तो मैंने फॉर्म भर दिया। उसके बाद में अगस्त में एग्जाम की डेट आ गई अक्टूबर के लिए। तो उस वक्त मेरे पास में कोई स्टडी मटेरियल नहीं था। स्टडी मटेरियल क्या मतलब, मैंने उस वक्त सोचा भी नहीं था ठीक से। ठीक है फॉर्म भर दिया, फिर आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो। तो तैयारी भी एक मैंने फिर यहीं से बोला, मेरा भाई उस वक्त जरूर यूपीएससी दे रहा था, तो मैंने उसको कहा कि मुझे कुछ मटेरियल भेजो क्योंकि 2 महीने में एग्जाम है। तो मेरे भाई ने मुझे एक गाइड बुक भेजी जो कि 2007 की थी गाइड बुक। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि 2013 में अगर बैठे हम, तो सेंसस वेंसस सब पुरानी थी उसमें, और वो गाइड बुक भी अपडेटेड नहीं थी, वो 2007 की थी। और मतलब मेरा उस वक्त ऐसा माइंडसेट था कि मैं गाइड बुक से नहीं पढ़ाई करती। मतलब हम जब कॉलेज में थे, हम लोग लाइब्रेरी जाते थे, हम लोग ऑथर्स की बुक्स में से नोट्स बनाते थे, तो मेरा वही था कि नहीं नहीं, मैं कैसे गाइड बुक से पढ़ सकती हूँ, है ना। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा कि मैं गाइड बुक से नहीं पढ़ती, मुझे टेक्स्ट बुक भेजो। तो उसने मुझे कहा कि नहीं, टेक्स्ट बुक से तो वो लोग पढ़ाई करते हैं जो 2 साल पहले तैयारी शुरू करते हैं। 2 महीने में तो आप ये गाइड बुक भी अगर पढ़ लोगे तो बहुत बड़ी बात है। और वो भी मैंने लगभग ऐसे ही पढ़ी। मेरा छोटा बेटा था उस वक्त 3 साल का, प्ले ग्रुप में जाता था। तो अगर कोई किसी को पता हो, किसी घर में बच्चे अगर प्ले ग्रुप में जाते हो तो 2 ढाई घंटे जाते हैं वो लोग। तो वो जाता था, उससे पहले तो वापस आ जाता था। तो वो भी मेरे साथ में बैठ के ही पढ़ता था उसी बुक में। ठीक है, बच्चे तो ऐसे ही होते ना, मैं भी पढ़ूंगा मम्मा आपके साथ में। तो वो भी मेरी गोदी में बैठ जाता था, और मुझे सिर्फ वही वाले पेजेस पढ़ने अलाउ थे जिसमें उसको कुछ फोटो डायग्राम दिखते थे। ठीक है, तो ये नहीं दूसरा निकालो, फिर जिसमें आता था मैं वो पढ़ लेती थी, चलो ठीक है। तो इस तरह से कैजुअली मैंने तैयारी की प्रीलिम्स की, और एग्जाम भी मैं देने आई यहाँ पे। तो मैं बिल्कुल कैजुअल, और जो एक मतलब वो चीजें कभी कभी आपके फेवर में काम करती है कि आपको खुद से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। ठीक है, जैसी मेरी तैयारी थी, और जिस तरह से मैंने एग्जाम भरा था, और जिस तरह से मैं एग्जाम देने आई थी, मुझे खुद से कोई उम्मीद नहीं थी। और मैंने सिर्फ इसलिए कि हाँ मेरे को कुछ कहीं से कुछ स्टार्ट करना है, तो ये एग्जाम जो है एक स्टैंडर्ड एग्जाम होता है। तो इससे मुझे बेसिकली पता चलेगा कि मुझे अभी कितना आता है और मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। तो मैंने 3 घंटे बहुत आराम से फ्री माइंड होके वो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया, और जितने मुझे आते थे मैंने कर दिए। हालांकि ये जरूर है कि जैसे मैंने बताया कॉलेज में हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे, तो साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, टेक्नोलॉजी और कुछ करंट की चीजें वो मुझे आती थी, और उससे मैं प्री क्लियर मेरा हो गया। अब ये चीज बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि कई लोग प्री को बहुत बहुत एग्जैजरेट कर लेते हैं। तो आपने जितना जो पढ़ा हुआ है आज तक ग्रेजुएशन में, अच्छे से अगर आपने पढ़ा है, अगर आप करंट की चीजें देख लेते हो, आप इकोनॉमिक सर्वे देख लेते हो, तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा तो क्या था कि मुझे खुद से कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं। प्री का एग्जाम हो गया, उसके बाद में अगले साल जून में रिजल्ट आया प्रीलिम्स का। तो मैंने देखा कि अच्छा मेरा क्लियर हो गया है। उसके बाद में फिर मैं यहाँ आई, मैंने स्प्रिंग बोर्ड में एडमिशन लिया, और उसके बाद में मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। लेकिन यहाँ आने के बाद में, हालांकि मैंने बैच थोड़ा लेट ज्वाइन किया था क्योंकि मेरी ऐसी कोई प्लानिंग थी नहीं, मैं यहाँ थी भी नहीं। 15 एक दिन मेरे निकल गए थे, 15-20 दिन। लेकिन जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया, मैंने सारी क्लासेस अटेंड की। ठीक है, क्लासेस मैंने सारी अटेंड की, टेस्ट पेपर मैंने सारे दिखे, इवन दूसरे बैचेस के भी लिखे। तो टेस्ट पेपर मैंने सारे अटेम्प्ट किए, सभी क्लासेस मैंने ली, और घर जाके उनको रिवाइज कर लिया वापस से। ठीक है, तो यही रिक्वायर्ड होता है, और क्या रिक्वायर्ड होता है, इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या? नहीं होता ना। भी जैसे ठीक है, आपकी क्लास लग रही है, आप अटेंटिव होके बैठे हो, आप जो भी टीचर बता रहा है वो आप सुन रहे हो, नोट्स जो बना रहे हो आप बना रहे हो, कुल मिला के आपके सारे सेंसेस काम कर रहे हैं ना क्लास के वक्त में। तो अगर आप अपने सारे सेंसेस के साथ में यहाँ अटेंटिव होके बैठे हो, आपने टेस्ट पेपर भी दे दिए हैं, मतलब सारे टेस्ट दे रहे हो, आप टाइम टू टाइम रिवीजन कर रहे हो, और इतना ही रिक्वायर्ड होता है।
मैंने तो इनफैक्ट स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स के अलावा कोई और दूसरी बुक्स भी नहीं पढ़ी थी, तो यहाँ के नोट्स जो हैं वो सफिशिएंट थे, यहाँ की क्लासेस सफिशिएंट थी। बहुत से लोग ऐसे भी होते थे जो, हाँ, हमने जब दिया था तब मेंस में भी मैथ्स आता था, अब नहीं आता ना। हाँ, तो मेंस में उस वक्त मैथ्स आता था, तो काफी लोगों ने ना मैथ्स की ट्यूशन भी की थी। तो मतलब मैंने उतना चीजों को कॉम्प्लिकेट करना ठीक नहीं समझा। बेसिकली कंटेंट और मटेरियल वो बहुत ज्यादा इकट्ठा करना कोई अच्छी बात नहीं है। एग्जाम जितना बड़ा है, आपको अपनी स्ट्रेटजी उतनी ही सिंपल रखनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल फर्म रखनी चाहिए। आप एक बार डिसाइड करो, आज आप यहाँ सेमिनार में बैठे हो, आप और अच्छे से सोच लो, आप ये देख लो कि आपको यही करनी है या आपको करना भी है या नहीं करना है। कहीं ऐसे नहीं हो कि और वैकेंसी आएगी आप उसमें चले जाओ। ठीक है, तो ये आप सोच लो कि आपको यही करना है, और उसके बाद में आप लगातार मेहनत करो। जो यहाँ करवा रहे हैं आप वो कर लो। यहाँ आने का जो बेस्ट एक जो चीज है वो यही है कि आपका सारा टाइम बहुत अच्छे से प्लान करके और दे देते हैं आपको, खाली उस चीज को फॉलो करना होता है। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करते हैं हम लोग? चीजें तो सारी हमने पढ़ी होती है ना, ग्रेजुएशन का ही तो एग्जाम है, क्वालिफाई मतलब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको? ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन सबने करी होती है, चीजें सबने पढ़ी होती हैं। लेकिन अब आपको किस तरह से आपको रिवीजन करना है, किस तरह से तैयारी करनी है, वो आपको एक प्लान मिलता है, और आपको इतने अच्छे टीचर्स मिलते हैं। अभी जब आप लोग बैठे हैं तो कई लोगों को लगता होगा कि मेरे को इकोनॉमी नहीं आती, कोई सोचेगा मेरे को साइंस नहीं आती, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जब आप यहाँ पढ़ेंगे तो मैं आपको ये अश्योर करती हूँ कि वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैथ्स अगर नहीं आती वो भी आ जाएगी। जो भी चीजें हैं आप वन बाय वन, पहले से ना पैनिक हो कि हाँ मेरे को ये नहीं आता। वो सब्जेक्ट जब आपको पढ़ाना स्टार्ट हो जाए, उसके 15 दिन 20 दिन बाद आप असेस करो कि क्या आपको अब भी नहीं आती, तब तो कोई उस चीज का महत्व है। अदरवाइज आपको सब चीजें जब यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये सिंपल सिंपल से कुछ चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। और